अद्य सोमवासरः अथवा सोमवार है, ठीक है। मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी दिनांक इंदुवासरः, हाँ। मार्गशीर्ष शुद्ध त्रयोदशी दिनांक 5 डिसेंबर 2022। चरक्षारिसन अध्याय 8। शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन प्रौढदावान्यं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूर्णाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। कर्ततोत्तानशायिन्यः पुनः गर्भस्य नाभ्याश्रया नाड़ी कंठम अनुवेष्टयति। तो अगर सतत उत्तानशायिनी इस प्रकार की रहती है गर्भिणी तो नाभाशय जो नाड़ी है वो कंठम अनुवेष्टयति, तो कॉर्ड अराउंड द नेक, ये एक कॉम्प्लिकेशन पाया जाता है। और फिर इसके जरिए सिजेरियन करने के लिए दबाव इस प्रकार का हो जाता है। विवृतशायिनी नक्तनचारिणी च उन्मत्तम जनयति। विवृतशायिनी और नक्तनचारिणी ये जो है वो उन्मत्त बालक को जन्म देती है। तो मैंने इसके बारे में एक उदाहरण बताया था। अपस्मारणम पुनः काल कली कलहशीला। कली और कलह यह इसका जिसका शील है तो दूसरों में इस प्रकार से झगड़ा लगवाना ये कली है, और कलह दूसरे से झगड़ा करते रहना इस प्रकार से ये शील जिसका है, इस प्रकार की वो अपस्मारी को जन्म देती है। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार का कुछ हेतु व्यवहार में मिलता है क्या। व्यवायशीला दुर्वपुषम अंधिकम स्त्रैणम वा। अगर व्यवायशीला होती है तो शील का मतलब बार बार होना ये होगा, एक दो बार करने से नहीं होगा। दुर्वपुषम अन्निकम स्त्रैणम वा। तो शरीर जिसका अच्छा न हो या अन्निक स्त्रैण इस प्रकार के यो जो नपुंसकता का सब नपुंसकता के प्रकार है उसमें से होगा। शोक नित्या भीतम अपचितम अल्पायुषम वा।
शोक करने वाले नित्य इस प्रकार के, भीत अपचित अल्पायुष इस प्रकार के गर्भ को जन्म देती है। अभिधात्री परोपतापिनम ईर्ष्युम स्त्रैणम वा। तो अभिध्या ये एक मानस पाप इस प्रकार का बताया गया है। टीका में शायद होगा। तो परोपतापी ईर्ष्यु स्त्रैण इस प्रकार का गर्भ उससे निर्माण होगा। स्तेना तो आयास बहुलम अतिद्रोहिणम अकर्मशीलम वा। आयास बहुल अतिद्रोही और अकर्मशील इस प्रकार के पुत्र को जन्म देती है। अगर अमर्षिणी चंडम औपतिकम असूयकम वा, जो सहन नहीं करने वाली है, ज्यादा क्रुद्ध इस प्रकार की हो जाती है, वो चंड औपतिक और असूयक। औपतिक का फिर भी देखेंगे। स्वप्न नित्या तंद्रालुम अबुधम अल्पाग्निम वा। निरंतर स्वप्न अगर करती रहती है, सोती रहती है, तो तंद्रालु अबुध और अल्पाग्नि। मध्य नित्या पिपासालुम अल्पस्मृतिम अनवस्थित चित्तम वा। तो उस जमाने में भी मध्य नित्य स्त्री होती थी, ये भी एक अजीब बात है। पिपासालु अल्पस्मृति अल्प अनवस्थित चित्त इस प्रकार का। गोधा मांस प्राय शार्करिणम अश्मरिणम शनैर्महिणम वा। तो गोधा मांस का सेवन ज्यादा करती रहती है, तो शर्करा अश्मरी और शनैर्मेह। वराह मांस प्राय रक्ताक्षम कर्थनम अतिपरुष परुष रोमाणम वा। तो रक्ताक्ष कर्थन अतिपरुष रोमा इस प्रकार की गर्भ को जन्म देते हैं। मत्स्य मांस नित्या चिर निमेशम स्तब्धाक्षम वा। अभी ये फिशरमैन जो है उनमें देखना पड़ेगा कि क्योंकि वो तो मत्स्य मांस नित्या इस प्रकार की होगी। चिर निमेश स्तब्धाक्ष मधुर नित्या प्रमेहणम मूकम अतिस्थूलम वा। अम्न नित्या रक्तपित्तेन त्वगक्षि रोगिणम वा। त्वगक्षि रोगी। लवण नित्या शीघ्र बलि फलितम खालित्य रोगिणम वा। तो गर्भिणी ने लवण ज्यादा खाया तो शीघ्र बलि फलित और खालित्य ये रोग। इसमें अभी तिमिर के बारे में बात नहीं है, या फिर जो अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में बात नहीं है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और चश्मा ये शायद सिम्टोमेटिक रिलीफ के द्वारा जो तंत्र विकसित हुआ उसका नतीजा इस प्रकार का है। नहीं तो इसको तिमिर रोग माना जाता था और फिर उसकी चिकित्सा की जाती थी। वैसे अचक्षुष्य पदार्थ उतने पैमाने पर, बड़े पैमाने पर पुराने जमाने में नहीं होते थे। अभी ये इनका प्रचलन ज्यादा बढ़ गया है, तो ये बीमारी के रूप में उसको देखा नहीं जाता इस प्रकार का। कटुक नित्या दुर्बलम अल्पशुक्रम अनपत्यम वा। दुर्बल अल्पशुक्र अनपत्य। तिक्त नित्या शोषणम अबलम अनुपचितम वा। कषाय नित्या शावमानाहीनम श्रावम आनाहीनम उदावर्तिनम वा। To study these things with retrospective studies, CTRI should give permission to retrospective studies, sir. What is CTRI? एक्चुअली एथिकल कमेटी का रोल नहीं होना चाहिए। उसमें अहम मुद्दा होता है कि उसी कारण से हुआ है ये कैसे सिद्ध करेंगे। बाकी भी कारण हो सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, ओके। ये मुश्किल बात होती है।
और बहुकारण योगजन्य भाव है रोग प्रायः। किसी एक कारण के ही वजह से होता है ऐसी बात नहीं है। और फिर एलोपैथी उसी का फ़ायदा उठाती है और फिर बहस करते रहते हैं ये कारण नहीं होगा, बाकी भी कारण होंगे वगैरह-वगैरह इस प्रकार से सिद्ध करो कि इसी कारण से इस हुआ है इस प्रकार से। और यही सिलसिला आज के आहार और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में हुआ है। जब एलोपैथी डॉक्टरों से बात करते हैं तो बताते हैं प्रूव नहीं हुआ है कि आज के खाने से कैंसर हो रहा है इस प्रकार से। तो मैं कहता हूँ फिर रिसर्च करो ना, तुम्हें किसने रोका है कि कारण क्या है आज के का कैंसर का? तो वो बोलते हैं हमारी बस की बात नहीं है, हमारा हम डॉक्टर हैं, हम चिकित्सा दे देंगे। ये कारण कॉजेज़ वगैरह ढूँढना ये संशोधकों का काम है, हमारा काम नहीं है इस प्रकार से। लेकिन कैंसर हमारे दरवाजे तक आ गया है और हम ऐसा कहेंगे डॉक्टर होकर भी कि नहीं-नहीं मुझे कैंसर के कारणों से कोई मतलब नहीं है, लेना-देना नहीं है। कैंसर होता है तो भी हम एलोपैथी की ट्रीटमेंट करते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या मर जाएँगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में कौन सोचे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। और वन टू वन रिलेशनशिप पर अभी एलोपैथी विश्वास करती है, उसी को ढूँढने की कोशिश करती है, जहाँ वन टू वन रिलेशनशिप है ही नहीं, मैनी टू वन इस प्रकार की रिलेशनशिप है। वहाँ इससे कैसा समझ में आएगा? तो मैं मानता हूँ कि जितने भी कारण हैं, उन सभी को देखना है, इसका एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी हो सकता है सभी मरीजों में, नहीं पाया जाएगा कि गर्भिणी की अवस्था से ही ये हुआ है इस प्रकार के। फिर भी जिनमें पाया जाएगा उनमें तो महत्वपूर्ण रहेगा। और फिर इसके ज़रिए 2 मुद्दे सामने आते हैं। एक तो उसको ट्रीट करने में गर्भिणी अवस्था से रिलेटेड कुछ दवाइयों का प्रयोग जैसे गर्भपात रस वगैरह मैं कर रहा हूँ, ये कर सकते हैं क्या? और दूसरा गर्भिणी परिचर्या के बारे में समाज को सजग करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनका ये ऑब्जर्वेशन है कि इस प्रकार का कारण गर्भावस्था में होता रहता है, तो इस प्रकार का अपत्य जन्म लेता है, तो कम से कम ये सब बातें टालने की तो हम बता सकते हैं, टालने के लिए तो बता सकते हैं गर्भिणियों को। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि हमें उस दृष्टि से सोचना है और तभी हम समाज को बचा पाएँगे और अभी मैं जो सीरियल कर रहा हूँ गुंतवणूक आरोग्यातली या आरोग्य में निवेश, ये सर्वसमावेशक है, सभी प्रकार के कारणों का ज़िक्र उसमें है और इसीलिए अभी तो मैं नैसर्गिक खेती वगैरह के बारे में बता रहा हूँ। आयुर्वेद से उसका क्या ताल्लुक है, वैदिक से तो उसका क्या ताल्लुक है? है। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी हेल्थ ऐसे ही बनी रहेगी, आरोग्य हमारा ऐसा ही टिका रहेगा, ये बात सही नहीं है। तो जिन कारणों से आरोग्य टिकने वाला है, उनके बारे में बहस करनी है, ये करो इस प्रकार से और जिनसे आरोग्य बिगड़ने वाला है, उनके बारे में बहस करो, ये मत करो, इस प्रकार से। तच्च प्रयुञ्जीत स्वास्थ्यं येनानुवर्तते, अजातानां विकाराणाम् अनुत्पत्तिकरं च यत्। तो इसको सामने रखते हुए ये सभी बातें करनी चाहिए। ये हमारा विषय नहीं है, इस प्रकार से कोई संबंध नहीं है। हमारा जो गुरुकुल चल रहा था, वहाँ शितोड़े काका का एक लेक्चर हुआ था और उन्होंने एक अजीब सवाल पूछा कि आपसे कितने लोगों का खेती से बिल्कुल संबंध नहीं है? तो कुछ हाथ ऊपर आए, मैंने भी हाथ ऊपर किया। तो उन्होंने बोला, "आप खाना नहीं खाते हैं क्या?" केवल खेती करने वालों का खेती से संबंध होता है, हमारा कुछ से लेना-देना नहीं है। ये बात हो ही नहीं सकती।
क्योंकि हम तो खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो खाना जहाँ बनता है खेती में उसका मेरे पास संबंध होना ही चाहिए। ऐसे कैसे हो कि मैं वहां कुछ भी चलने दो, मुझे कोई संबंध नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते ना। तो ये काफी दिलचस्प सवाल था। और तब पता चला कि अरे हम बहुत सारे चीजों से जुड़े हुए हैं। हमें पता नहीं है। अभी एक सूक्ष्म प्लास्टिक की बात आ रही है, मराठी विज्ञान पत्रिका में उसके बारे में एक लेख था। और प्राणियों के शरीर में सूक्ष्म प्लास्टिक पाया जा रहा है, हमारे शरीर में भी होगा। और हमें पता ही नहीं है कि इस प्रकार के सूक्ष्म प्लास्टिक अन्न के जरिए, हवा के जरिए, पानी के जरिए हमारे शरीर में घुस रहा है। ये बहुत ही सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता। तो इसका संबंध हमारे स्वास्थ्य से और बीमारी से नहीं होगा, ऐसे तो बात नहीं हो सकती, होना ही है इस प्रकार से। इसको भली भांति समझेंगे तो पर्यावरण का महत्व समझेंगे, तो प्लास्टिक कम कैसे करना है, मिनिमम यूज कैसे करना है वगैरह बारे में सोचेंगे, नहीं तो ये बात कभी सोचेंगे ही नहीं। जहां जहां नैसर्गिक ऑप्शंस अवेलेबल है, वहां वहां नैसर्गिक ऑप्शंस को ही स्वीकारना है। चाहे वो बकेट की बात हो, प्लास्टिक बकेट आसानी से उपलब्ध है, सस्ती है, अच्छे रंग वाली है। और स्टेनलेस स्टील की बकेट महंगी है उसके हिसाब से। फिर भी महंगी स्टेनलेस स्टील की ही खरीदना उचित है, प्लास्टिक की नहीं खरीदनी है। तो ये तभी हम समझेंगे जब हम समझेंगे कि हमारे स्वास्थ्य से इसका रिश्ता है। और इतने व्यापक दृष्टि से जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक आरोग्य के बारे में हम बता नहीं सकते। और इतनी बीमारियां इतनी क्यों बढ़ रही है, तेजी से बढ़ रही है, इसके बारे में सोच नहीं सकेंगे। तो सभी के बारे में ध्यान रखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो कटुक नित्या दुर्बलम अल्पशुक्रम अनपत्यम वा, दुर्बल अल्पशुक्र और अनपत्य इस प्रकार के बालक को जन्म देगी। कषाय नित्या शावम आनाहीनम उदावर्तिनम वा, कषाय रस का सेवन अगर ज्यादा है तो शाम आनाह वाले और उदावर्त वाले इस प्रकार के बालक को जन्म देगी। यत् यच्च यस्य यस्य व्याधेः निदानोक्तं तत्तद् आसेवमाना अंतर्वर्त्नि तन्निमित्त विकार बहुलम अपत्यम जनयति। जिस जिस रोग का जो जो कारण बताया गया है उसका सेवन करने वाली गर्भिणी तन्निमित्त जो विकार बहुल इस प्रकार का अपत्य को जन्म देगी। तो जाहिर है कि हमें बहुत ही सहजग रहना है गर्भिणी अवस्था में। और उसी का सेवन करना है जिसको जिसका उसके फायदा होने वाला है, स्वास्थ्य बना रहने वाला है उसका भी और बच्चे का भी। और वो चीजें टालनी है जिससे वो खुद या बच्चा बीमार हो जाएंगे, ये सभी टालने हैं। पितृजास्तु शुक्र दोषा मातृजय ही अपचार है व्याख्याता। पितृजो शुक्र दोष है, वो माता के अपचार जो है उसी के द्वारा उसका कथन किया गया। तो मध्य नित्य जैसे स्त्री है वैसे मध्य नित्य अगर पुरुष है तो भी बालक इस प्रकार का जन्म निर्माण होगा। अंतर्वर्तनी, अंतर्वर्तनी म्हणजे गर्भिणी। अंतर्वर्तनी, हाँ। ये शब्द प्रयोग पीछे भी आया था वास्तव में। इति गर्भोपघातकरा भावा भवन्ति उक्ताः, तो ये गर्भोपघातकर भाव बताए गए। तस्मात् अहितान आहार विहारान प्रजा संपदम इच्छन्ति स्त्री विशेषण वर्जयेत्। और इसलिए प्रजा संपदम इच्छति, प्रजा संपन्न होनी चाहिए। तो अभी चाणक्य का कहना है कि बालक राष्ट्र का आधार है। और बालकों को शिक्षा देने वाला शिक्षक ये भी राष्ट्र का आधार इस प्रकार का है। ये तो बात हम कर रहे हैं बालक जन्म लेने के बाद। यहाँ तो बात है कि अगर प्रजा संपत्ति अच्छी तरीके से निर्माण हो तो फिर शिक्षकों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्योंकि मूल रूप से संस्कार लेके अगर बालक या बच्चा पैदा होता है तो
उसके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और अच्छा समाज बनेगा, राष्ट्र अच्छा बनेगा, उन्नत होगा। तो इसके लिए ये बात करनी जरूरी इस प्रकार की हुई। हिटलर ने एक स्लोगन चलाई थी की सुदृढ मुलांच्या सुदृढ मातांसाठी, इस प्रकार उन्होंने कैंपेन किया था कि आप सैन्य दल में भर्ती हो जाओ, सैनिक बनो, इस प्रकार से लड़कियों के लिए भी। और उसके लिए बताया था कि आपका बालक सुदृढ़ हो, इसलिए तुम करो, सैन्य में जाना है इस प्रकार की बात नहीं है। लेकिन हमें फौजी चाहिए और माता सुदृढ़ है तो ही ये जो बच्चा है वो सुदृढ़ इस प्रकार का होगा। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए माताएं भी सुदृढ़ बननी चाहिए, इस प्रकार का बताया था। तो ये काफी व्यापक इस प्रकार का विचार होगा। अभी के हालात में एक दो बच्चे ही जब होने वाले हैं तो शायद जिनके पास पैसे है, समय है, वो अपने बच्चे के बारे में सोच सकते हैं कि मेरा बच्चा कैसा हो, परवरिश उसकी गर्भिणी की अच्छी हो, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। दुर्दैव से ये लोग कुटुंब नियोजन के बारे में सोचते हैं, और जिनकी आमदनी बहुत कम है उनके बच्चों का पढ़ने का, सीखने का कोई प्रयोजन नहीं है इस प्रकार से। हमारे हम ना, हाँ, यहाँ हमने मजदूर रखे थे कतकरी समाज के, बिल्कुल अनपढ़ इस प्रकार से, तीन तीन चार बच्चे 25वें बरस में उनको थे। कुटुंब नियोजन का कोई पता नहीं था, करना ही नहीं है ऐसा कहना था, और मजदूरी ही करते रहना, इतनी ही जीवन की सार्थकता थी। उसमें से बाहर आना ये सोच भी नहीं है। तो बच्चे भी उसी प्रकार से मजदूरी करते रहेंगे, बस आगे कुछ सोचना ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये अजीब चक्कर है। और यहाँ डिंक है, डबल इनकम नो किड, सुशिक्षित समाज है, पैसे वाले लोग हैं, और वो बच्चे ही नहीं चाहते इस प्रकार से। तो ये दोनों चीजें गलत इस प्रकार की है। और इसलिए जो बच्चे पैदा होंगे वो भी अगर अच्छे होंगे तो ये इन्वेस्टमेंट होगी उनके पूरे लाइफ के लिए। गर्भिणी अवस्था से पूर्व ये शुरू हो जाएगा, पंचकर्म वगैरह कराएंगे, और फिर कंसेप्शन होगा, और फिर गर्भिणी अवस्था में पूरी तरीके से देखभाल की जाएगी, ध्यान दिया जाएगा, और फिर जो संतान निर्माण होगी वो अच्छी संतान होगी। और ये सभी केवल उस कुटुंब के लिए नहीं, तो पूरे देश के लिए, पूरे वैश्विक फैमिली के लिए अच्छा इस प्रकार का होगा। साध्वाचाराचा आत्मान उपचरेत हिताभ्याम आहार विहाराभ्याम। साधु आचार जिसका है वो हित इस प्रकार से आहार विहार से उपचार उपचार करती रहे। विवृते अनादिशे अनावृते देशे शयनशीला विवृतशायिनी। एक ये भी अर्थ हो सकता है, और विवृत होकर शयन करने वाली, ये भी बात हो सकती है बगैर कपड़ों के। विवृतशायी तथा भक्षारण्य से रक्षा प्रवृत्ति प्युताभिगमनीया भवति, ततश्च भूतैः अभिभूतो गर्भ उन्मत्तो भवति इति उक्तम। गर्भ संस्कार चिकित्सा प्राधान्याने समाजासमोर मांडत राहिले पाहिजे। पुढच्या पिढीत आपोआप ॲलोपॅथी कमी होईल व आयुर्वेद प्रचलन वाढत जाईल। बालाजी तांबे एक अच्छे कमर्शियल आदमी थे, जिन्होंने ये बात अच्छी तरीके से समझ ली, और गर्भ संस्कार की जो किताब है वो काफी बिकती है, अभी भी बिकती है। वैसे नासिक के अभय कुलकर्णी की किताब ज्यादा अच्छी है।
आयुर्वेद के अनुसार है। लेकिन पब्लिसिटी स्टंट इनका बहुत ही ज्यादा था, तो ये किताब बिकती रही इस प्रकार से। और उन्होंने ये देखा कि अगर अच्छी तरीके से दवाइयाँ बना के बेचते रहते हैं तो उसी से फायदा होता रहेगा। एक तो फैमिली डॉक्टर का अच्छे तरीके से इस्तेमाल उन्होंने किया। अरे संतुलन, ये जो दवाइयाँ लानी, उसकी क्वालिटी मेंटेन की। तो आज भी उनके जाने के बाद भी लोग जाकर उनकी दवाइयाँ खरीदते हैं। और स्वास्थ्य का अनुभव इस प्रकार का करते हैं। यही बड़े पैमाने पर रामदेव बाबा ने किया। वैसे शुरुआत तो योग से हुई उनकी। लेकिन योग में पैसा नहीं है। पैसा आयुर्वेदिक दवाइयों में है, पैसा इस प्रकार के प्रोडक्ट्स में है। तो ये सब शुरू कर दिया। और स्वदेशी का नारा लगाया। एक बहुत अच्छी बात हुई कि बहुत सारा पैसा जो विदेश में जा रहा था टूथपेस्ट वगैरह के जरिए, उसको रोका गया काफी हद तक। वो पैसा भारत में ही रहने लगा। तो बिस्किट्स वगैरह बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने निकाले और फिर सेंटर्स एस्टेब्लिश किए आयुर्वेद चिकित्सा के लिए इस प्रकार से। अभी तो ये B12 D3 भी लाया गया उनके जरिए। तो मूल रूप से अगर सुधार होना है तो गर्भ संस्कार के बारे में बताना जरूरी इस प्रकार का होगा। और हम खुद पहले अपने घरों में आरंभ करें। जब हम करेंगे तो हम लोगों को बता सकेंगे कि ये करना जरूरी है। और अच्छी तरीके से जानकारी इकट्ठा करेंगे तो गर्भ संस्कार वास्तव रूप में क्या है ये बता सकते हैं। और हम आयुर्वेद के हिसाब से तो काफी चीजें बता सकते हैं इस प्रकार। तो फिर आयुर्वेद का प्रचलन बढ़ेगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। वैसे भी एलोपैथी में रिस्ट्रिक्शंस आने ही वाली है, आ ही गई है रादर। और लोग भी जान चुके हैं कि आयुर्वेद ये अच्छा है इस प्रकार से। फिर भी इन लोगों की संख्या कम है और एलोपैथी में गतागत के लोग ज्यादा है। तो स्वास्थ्य का अगर भी प्रचार करते हैं और उसके हमें फॉलोअर्स मिलते हैं तो काफी अच्छा इस प्रकार का होगा। इसलिए मैं गुंतवणूक आरोग्यातली, ये जो आरोग्य में निवेश, ये जो भी सीरियल चला रहा हूँ, वो वैश्विक स्तर पर भी ये संकल्पना जो है वो कारीगर होनी चाहिए। और आरोग्य को इस दृष्टि से, इतने सर्वांगीण दृष्टि से देखा भी जा सकता है, ये भी लोगों के ध्यान में नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा आहार के बारे में क्या सोचेंगे कि समतोल आहार जिसको कहते हैं, बैलेंस डाइट, इस प्रकार का होना है, प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह, स्थौल्य नहीं होना है, कार्य नहीं होना है। ये बातें करेंगे, लेकिन मूल रूप से खेती में परिवर्तन आना ये कोई बात नहीं करेगा। क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं है इस प्रकार से कि हमारा खेती से संबंध है इस प्रकार से। तो जब शितोड़े काका ने ये सवाल पूछा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि मैंने भी इस प्रकार का विचार नहीं किया था। और दूसरा एक उनका कहना था कि उपद्रव मूल्य और कीमत, इस प्रकार का मूल्य और कीमत ये दोनों अलग है इस प्रकार से। तो मूल्य का निर्धारण होना जरूरी है और उसके आधार पर कीमत बननी चाहिए। कीमत केवल कॉम्पिटेटिव रेट से बननी चाहिए ऐसी बात नहीं है। अब नैसर्गिक साधन का प्रयोग होता रहता है तो उसकी जो भी प्राइस है, उसकी जो भी कीमत है, वो उसमें ऐड हो जानी चाहिए। जैसे कि शुगर है, शर्करा,
उसके लिए 1 किलो शुगर बनाने के लिए 4000 लीटर पानी लगता है। ये कैलकुलेटेड है अभी। तो 4000 लीटर पानी की प्राइस या उसका खर्च उसमें डाल देंगे शुगर में, तो पता चलेगा कि शुगर कितनी महंगी होनी चाहिए। लेकिन हम उसका विचार ही नहीं कर रहे कि इतना पानी उसमें जा रहा है। और ये हमारे लिए ही खतरनाक इस प्रकार का है। तो समुच्चय दृष्टि से देखना ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा, और बहुत कम लोग इस प्रकार से देखने वाले हैं। और इनकी संख्या बढ़नी चाहिए। ये जो विचार है ये बड़े पैमाने पर प्रस्तुत होते रहने चाहिए। इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप सभी भी के पास भी ये रिकॉर्डिंग आता रहता होगा हर रोज सुबह। नहीं आता है तो मुझे बता देना, लेकिन दररोज सुने उसको। 5 मिनट का ही होता है। दररोज सुने और फिर उसका प्रचार प्रसार करते रहे, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उसको आगे भेजते रहे। ताकि समाज में धीरे धीरे ही सही लेकिन परिवर्तन आएगा। इन सभी के बारे में हमें सोचना है, ये बात ध्यान में आएगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ यह है कि समूचे भावों को ध्यान में रखना जरूरी इस प्रकार का होगा। कली वाचिकः कलहस्तु शारीरकः। लेकिन कली का जो सामान्य रूप से अर्थ किया जाता है वो दूसरों में झगड़ा लगाना, और कलह हम खुद में ही झगड़ा इस प्रकार करेंगे। नॉट रिसीविंग मेडिसिन रिकॉर्डिंग। एक बार मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दो तो ऐड करूंगा उसको। त्रैणम स्त्रीवशम अभिध्यात्री मनसा द्रोहणशीला। तो विद्रोह करने वाली इस प्रकार से जो है वो अभिध्यात्री है। औपधिकम शाठ्य प्रचारिणम। अच्छा। तो धूर्त जिस प्रकार से व्यवहार करता है, जो चार होते हैं, गुप्तचर होते हैं, उन जैसा होगा ये शाठ्य इस प्रकार के, शठ इस प्रकार के। कृथनम अकस्मात् उच्छ्वासावरोधः तद्वान अपि कृथन इत्युच्यते। तो अचानक उच्छ्वास बंद हो जाना ये कृथन है। मधुर नित्याय गर्भिणी विहितम क्षीरम विहाय अन्य मधुरानि से विनी बोद्धव्या क्षीरस्य तो विहितत्वेन प्राशस्त्य। तो क्षीर यद्यपि मधुर है तो भी वो लेना है, और बाकी जो गुड़ वगैरह से बने पदार्थ अगर ज्यादा प्रमाण में खाती है तो वो मधुर नित्या कही जाएगी। तत्र षण्णाभिः रसानाम् अत्यर्थोपयोगे दोषाभिघाताय यत् पुनर्मर्त्यादीनाम् अत्यर्थसेवने पृथक् दोषं ब्रूते तद्द्रव्य प्रभावस्य दोष विशेषाभिधानार्थम इति ज्ञेयम्। तो सभी रसों का अगर अत्यर्थ उपयोग होता है तो वो दोष से उपघात के लिए कारण हो जाता है। शठ से शेठ शब्द आया है क्या? जो धूर्त हुई वो शेठ जी। मालूम नहीं। शेठ ये जो है वो खाउन पीउन सुखी इस प्रकार से, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बैठे बैठे रहना है इस प्रकार से, और फिर उसको शेठ जी इस प्रकार का कहा जाएगा। तो जिसका आयुष या जीवन आसान इस प्रकार का है, ज्यादा असं नाहीये सोनू, दात घासतोयस ना, मोबाईल बाजूला ठेव, फक्त दातच घास जा, आरसा घे.
व्युत्पत्तियों के बारे में बताना काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। शठम प्रति शाठ्यम ये एक सुभाषित है। तो द्रव्य प्रभाव से दोष विशेष अभिधानार्थम इति ज्ञेयम्। द्रव्य प्रधान प्राधान्य से दोष विशेष निर्माण होते हैं, ये कहने के लिए ये बात की जाती है। यद वस्तु सेव्या ये विकाराः यह गर्भस्य उचित निदाना दृश्यन्ते ते तावद् उचित उत्पादा एव। यथा निद्राति सेवया तंद्रालु मधुर सेवया मेहि अम्लेन रक्तपित्तादि युक्ता। ये तु हेतु असदृशा विकारा गर्भस्य दृश्यन्ते यथा गोधामांसेन शर्करा अश्मरी इत्यादि तेपि द्रव्य प्रभावादेव ज्ञेयाः। दोष क्यों बात है, पहले तो रसक प्रभाव था, तो दोष क्यों बताया गया है उसके लिए मालूम नहीं। इस प्रकार के उस रस के कुछ भी सेवन से करेंगे ज्यादा तो इस प्रकार के दोष हो सकते हैं। वस्तु सेवाए विकारा यह गर्भ से उचित निदाना दृश्यन्ते ते तावद उचित उत्पादा एव। यथा निद्राति सेवया नितंद्रालु वगैरह वगैरह। तो ये जिस प्रकार से दोष का प्रकोप होने वाला है उस प्रकार के अनुसार विकार दिखने वाले इस प्रकार के हैं। और ये असदृश जो विकार है गोधामांसेन शर्करा स्मरी इत्यादि तेपि द्रव्य प्रभावात एव ज्ञेयः। तो जहां संगति नहीं लगा सकते हैं कि गोधामांस का और शर्करा या आशमरी का क्या संबंध है इस प्रकार से, वहां द्रव्य प्रभाव इस प्रकार से समझना चाहिए। यद्यपि गर्भग्रहणात् प्रागपि स्त्रिया अपत्य सेवा आर्तव दृष्टि द्वारा गर्भ विकारं जनयति तथा पुरुषस्य अपत्य सेवा शुक्र दृष्टि द्वारा गर्भे दृष्टिं जनयति इति इहैव पितृजास्तु इत्यादिना ग्रंथेन वक्तव्यम्। तथापि गृहीतगर्भायाः स्त्रियायाः अपचार विशेषेण अव्यवधानात् गर्भदृष्टिकरा भवन्ति इति कृत्वा तत्तद आसेवमाना अंतर्वर्तनी इति उक्तम। वास्तव में मैं बताता रहता हूँ कि अपत्य दोनों का है, स्त्री और पुरुष। तो केवल स्त्री की चिकित्सा करते रहना अनुकूल नहीं है, योग्य नहीं है, पुरुष के बारे में भी सोचना है। और मैं जिक्र करता हूँ कि दोनों आए, इनफर्टिलिटी के जब लिए आते हैं तो केवल ये नहीं आए, स्त्री नहीं आए, पुरुष भी उसके साथ आए, वो भी पंचकर्म वगैरह कराए, वो भी नैसर्गिक ऑर्गेनिक इस प्रकार का खाना खाए, तो अपत्य अच्छा इस प्रकार का हो। अपत्य दोनों से आने वाला है। ज्यादातर पुरुष मानते नहीं है, वो बताते रहते हैं मुझे समय नहीं है। अगर नॉन वर्किंग पत्नी है तो सिर्फ पत्नी ने जो कुछ करना है वो पत्नी को ही करना है। अगर सीमेन में कुछ कमी पाई जाती है, दोष पाए जाते हैं, तो ही शायद पुरुष दवाइयां लेने के लिए तैयार होते हैं या पंचकर्म करवाने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं बताता रहता हूँ केवल अपत्य हो ये ऐसा ही नहीं, अच्छा अपत्य हो, अच्छी संतान हो, इसके बारे में भी हमें सोचना है। और द्रुपदं कुलांगारो गोत्रे जातम महत्यपि, ये भी एक बात बताई गई है कि अगर द्रुपत्य है, बड़े गोत्र में निर्माण हुआ इस प्रकार का, तो कुलांगार है वो। और दूसरी जगह अगर अच्छी संतान होती है तो न केवल उस परिवार के लिए फायदेमंद होती है, पूरे विश्व के लिए, समाज के लिए फायदेमंद इस प्रकार की होती है। तो कारणानुरूप कार्य होता है, कारणानुविधायत्वात् कार्याणां तत्स्वभावता। ये वाग्भट में शारीर में आया है वास्तव में सूत्र। तो कार्य कारणानुविधायी होता है, कारण के अनुसार चलने वाला, उत्पन्न होने वाला होता है। तो ऐसे हालात में कारण संपन्नता रहेगी तो कार्य संपन्नता रहेगी, और उस दृष्टि से उसको देखना है और फिर अच्छे ही कारणों को जोड़ लेना है, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। इति उक्तम मातुजैः अपचारैः व्याख्याता इति यथा मातुः अपचारानुरूपा गर्भव्याधयो भवन्ति एवं पितरपि व्यवायात् प्राग अपचारेण शुक्रदृष्ट्या अपचारानुरूपा व्याधयो भवन्ति इत्यर्थः।
माता के बारे में ऐसा है कि गर्भिणी अवस्था में भी वो उपचार करती रहती है तो भी गर्भ पर परिणाम होते रहते हैं, और अगर पहले से ही शुक्र आत्व दृष्टि है तो भी परिणाम होते रहते हैं। पुरुष के बारे में गर्भ प्राप्ति के पूर्व जो भी अपत्य किया हो उससे अगर शुक्र बाधित है तो वो भी गर्भ में विकृतियां निर्माण कर सकता है, और इसलिए उसको भी क्रथन म्हणजे घोरणे नहीं है। क्या बोलते हैं, कढ़ने ये ज्यादा अच्छा हो सकता है। क्वणन ये भी शब्द उसके प्रिय के लिए आता है। स्त्री विशेषण विशेषण इत्यनेन पुरुषोऽपि वर्जयेत् इति दर्शयति। साध्वाचार इति मंगलाचारशीला। कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि गर्भिणी अवस्था में काफी सजग होना जरूरी है। केवल बच्चे के स्वास्थ्य के हिसाब से ही नहीं, तो एक अच्छी संतान निर्माण हो इसके हिसाब से भी ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। व्याधिंश्चास्य मृदु मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्राय ही औषध आहार उपचार ही उपचरे। तो उसके जो रोग है उनको मृदु मधुर शिशिर सुख सुकुमार प्राय इस प्रकार के औषधों से और आहार उपचारों से चिकित्सा करे। न चास्य वमन विरेचन शिरोविरेचनानि प्रयोजयेत्। तो वमन विरेचन शिरोविरेचन उसमें नहीं देना है। न रक्तम अवसेचयेत्, रक्त भी नहीं निकालना है। सर्वकालंच नास्थापनम अनुवासनम वा कुर्यात् अन्यत्र अत्येकात् व्याधेः। और आस्थापन अनुवासन ये भी नहीं करना है, अपवाद है अत्येक व्याधि अगर है तो कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी इस प्रकार की है। और गर्भिणियों में किन औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं, किन का नहीं करना है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। खासकर कापतर्पण करने वाली दवाएं जैसे आरोग्यवर्धिनी वगैरह ये नहीं देनी है इस प्रकार से। या उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार की चित्रक वगैरह जैसी दवाइयां नहीं देनी है। ये सोच समझ कर करना है। तो गर्भिणी को दवा देते समय इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए केवल अनपाई इसी प्रकार के दवाइयों का ही प्रयोग हो, जिससे कुछ व्यापन निर्माण होने की आशंका हो, उनका प्रयोग नहीं करना है। लेकिन ये अन्यत्र अत्येकाद व्याधि है, ये भी बात बताई गई है। तो अत्येक व्याधि है तो ये दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सजग होकर करना है। व्यापक कम से कम हो नहीं हो इसके बारे में सोचना है। ये दातार गुरु जी के यहाँ जो एक अनुभव है कि उसके एक छात्र ने गर्भिणी को महामृत्युंजय दे दिया। और फिर पता चला कि अरे ये तो गर्भिणी है, इस प्रकार से मैंने कैसे दे दिया। फिर दातार गुरु जी को कहा, तो दातार गुरु जी ज्ञानेश्वर मावली के सामने बैठ गए और फिर उन्होंने क्षमा याचना की कि छात्र ने अपराध किया है, अनजाने में किया है इस प्रकार से, तो उस गर्भिणी को बचा लो, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब तक संदेशा नहीं आया कि वो ठीक है तब तक वो बैठे रहे वहीं पे। तो ये लगाव, ये श्रद्धा, ये भक्ति, ये काफी काम वाली चीज इस प्रकार की है। और उन्होंने अपने तो लिए नहीं किया था, अपने छात्र के लिए किया था इस प्रकार से। तो अत्येक व्याधि है तभी इसके बारे में सोचना है, नहीं तो ये नहीं सोचना है। अष्टमं मासम उपादाय वमनादि साध्येषु पुनर्विकारेषु अत्येकेषु मृदुभिः वमनादिभिः तदर्थकारिभिर्वा उपचारः स्यात्। 8वें महीने से लेकर 7वें महीने तक परिपूर्णता हो जाती है गर्भ की। अगर वमनादि साध्य विकार है
आत्तेयिक अवस्था है, तो मृदुभिः वमनादिभिः, मृदु वमन से तदर्थ कार्य भी व उपचाराः स्यात्। वो उस प्रकार के काम करने वाले इस प्रकार से औषधियों से उपचार होना चाहिए। पूर्णमेव तैलपात्रम् असंक्षोभयता अंतर्वर्तनी भवति उपचर्या। तो तेल से भरा पात्र उसको बिल्कुल क्षोभन न हो इस प्रकार से जैसे संभाला जाता है, उसी प्रकार गर्भिणी को संभालना जरूर आवश्यक इस प्रकार का होगा। इसके बारे में एक कहानी है कि नारद को गर्व हुआ कि मैं हमेशा नाम लेता रहता हूँ, भगवान, इस भगवान का नाम लेता रहता है, ओम नमो होते भगवते वासुदेवाय, ऐसे कुछ। तो भगवान ने उसको कहा कि एक तेल पात्र लेके पूरे प्रदक्षिणा करके आओ विश्व की। तो गुरु की आज्ञा है, देव की आज्ञा है, तो जाके आए। आने के बाद उनको पूछा कि आपने कितनी बार नाम ले लिया? तो नारद लज्जित हो गए और उन्होंने बताया कि नहीं नहीं ठीक है, आपका जो कहना है वो मैं समझ गया, तो मैं इस प्रकार का गर्व नहीं करूंगा। तो तैलपूर्ण पात्र हाथ में लेकर टहलना घूमना काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है, तेल गिरे नहीं इसमें से। तो उसी प्रकार से गर्भिणी को देखना है, गर्भिणी की परिचर्या करनी है। साचेत अपचाद अपचारात द्रव्यो त्रिषु वा मासेषु पुष्पम पश्येत् नास्या गर्भा स्थास्यति इति विद्या। तो अपचार से 2 या 3 महीने में अगर रजस्राव शुरू होता है तो गर्भ उसका टिकने वाला नहीं, ये समझे। अजात सारो ही तस्मिन काले भवति गर्भः। इसमें सारता नहीं निर्माण होती है इस काल में, तो ये गर्भ टिकने वाला नहीं है। तो पहले ही बता दिया कि टिकने वाला ही नहीं है। तो बहुत प्रयास करके अगर हम टिका पाएंगे तो ये सफलता इस प्रकार की मानी जाएगी। साचेत चतुष्प्रभृतिषु मासेषु क्रोध शोक असूया ईर्षा भय त्रास व्यवाय व्यायाम संक्षोभ संधारण विषमाशन विषमशयन स्थान क्षुत्पिपासात् योगात् कदाहाराद् वा पुष्पम पश्येत् तस्याः गर्भस्थापन विधिम उपदेक्षामः। तो पहले 3 महीने में बताया ही नहीं है। तो अभी वाग्भट में इसके बारे में बहस आती है और हमारे पास मरीज भी आते रहते हैं, ये थ्रेटेंड अबॉर्शंस इस प्रकार से। उसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक गर्भाशय में खुद रक्तस्राव इस प्रकार का होना और योनि में इस प्रकार का रक्तस्राव होना और संचित रक्त बाहर निकलना, ये भी बात कभी कभी होती है। तो उसमें धोखा नहीं रहता, लेकिन जो अंदर से रक्तस्राव हो रहा है, फ्रेश ब्लड है, तो काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का। मृत्युंजय जयपाल है इसलिए नहीं देना है, मृत्युंजय रस में जयपाल नहीं है तो शायद देखना पड़ेगा बाकी द्रव्य कैसे है। उष्ण तीक्ष्ण नहीं है तो ही दे सकते हैं, नहीं तो नहीं देना है इस प्रकार से। तो उसमें हैबिचुअल एबॉर्टर्स अगर है तो ज्यादा दिक्कत वाली बात होती है। क्योंकि उसका एक तनाव बना रहता है कि अब क्या होगा, इस बारे में क्या होगा, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और ये मानसिक स्थिति ही ज्यादा खतरनाक होती है। तो ऐसे सिलसिले में मानसिक संतुलन बना रहे और जो भी कारण टालने हैं वो अच्छी तरीके से टालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तो काफी बताए गए हैं, ये चौथे मंत्र से लेकर बताए गए हैं। लेकिन क्रोध शोक असूया ईर्षा भय त्रास व्यवाय व्यायाम संक्षोभ संधारण विषमाशन शयन स्थान क्षुत पिपासात योगात कदाहाराद्वा। तो इतने सभी कारण बताए गए हैं।
वत्सनावाहेन महामृत्युंजय मध्ये। वत्सना वैसे सूच्यकर में भी है, लेकिन सूच्यकर दिया जाता है तो अगर दवाइयाँ देनी है तो ये देखकर दे कि अच्छी तरीके से बनी है। मृत्युंजय में शुद्ध विष, काली मिर्च, पिप्परी, शुद्ध गंधक, शुद्ध सुहाग का प्रत्येक एक भाग नींबू, 2 भाग नींबू स्वरस भावना। बेटर नहीं लेना है। अब थोड़ा तारतम्य विवेक से काम ले। अगर देना ही है तो बहुत कम मात्रा में, बाकी गर्भिणी रक्षक इस प्रकार के अन्य पदार्थों के साथ, द्रव जैसे दुर्वा है वगैरह, इस प्रकार से अगर देंगे तो गर्भ पालन करने वाले भावों के साथ अगर देते हैं तो शायद बात बनेगी इस प्रकार से। तो गर्भिणी अवस्था में किनका प्रयोग करना है नहीं करना है, ये थोड़ा जिनकी इसी प्रकार की प्रैक्टिस है उनसे पूछने से ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। मेरी तो उस प्रकार की नहीं है ज्यादा प्रैक्टिस। इनफर्टिलिटी के केसेस आते हैं लेकिन वो भी कम मात्रा में है, ज्यादा नहीं है। लेकिन गायनक की जिनकी प्रैक्टिस है उनके हिसाब से ये ज्यादा बेहतर होगा कि उन्होंने किन मुसीबतों का सामना किया है। और फिर योनि में रक्तस्राव नहीं है तब स्तंभन चिकित्सा कारीगर होती, पर योनिगत में नहीं, कई बार गर्भस्राव हो ही जाता। इसे कैसे समझे गर्भिणी में? ये अगर बाहर है गर्भाशय से तो चांसेस रहते हैं कि, और रेड स्टिक्स वगैरह इस प्रकार के आते हैं, संचित रक्त बाहर निकलता है तो धोखा नहीं होता है या कम होता है। लेकिन अंदर से रक्तस्राव अगर हो रहा है तो धोखा ज्यादा इस प्रकार का रहता है। तो इनको ट्रीट करना ही नहीं है ऐसा मेरा मानना नहीं है, ट्रीट करना है। मैंने भी ट्रीट किए हैं और काफी सफलता भी पाई है। लेकिन पूरी बेड पेन बेड रेस्ट भी कही जाती है कि शौच के लिए भी उठना नहीं है इस प्रकार से, खाना तो बिस्तर पे ही लेना है। यूरिन के लिए पॉट रख सकते हैं इस प्रकार से। तो ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। फिर भी सोनोग्राफी करवाने के लिए बीच बीच में जाना पड़ता ही है, वो एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। पीवी टालनी है इसमें। मैंने ये भी देखा है कि इस प्रकार से हैबिचुअल में अगर दूसरे महीने के अंदर पीवी की जाती है तो वो भी गर्भस्राव को इंड्यूस करती है। तो जो अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट है वो टालते हैं, नहीं करते हैं पीवी। लेकिन अब नए जमाने के हैं वो भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है ये है यूएसजी करून पाहावे, कार्डियाक ऍक्टिव्हिटी चांगली असेल तर पूर्ण प्रयत्न करावे, उपयोग होतो। लेकिन इसमें भी ऐसा है कि सोनोग्राफी से इंटरनल एक्सटर्नल ये भी पता चलता है इस प्रकार से। और कार्डियक एक्टिविटी है जैसे ये कह रहा है तो पूरे प्रयास करने चाहिए उसको टिकाने के लिए। फिर भी अगर गर्भस्राव होता है तो ठीक है, लेकिन फिर भी प्रयत्न तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं कर सकते इस प्रकार से। शतत घृत का अभ्यंगाधोनादि इस प्रकार से पूरे शीत इस प्रकार के द्रव्यों का प्रयोग, कमर के नीचे तकिया जैसा थोड़ा सा रखना ताकि तन
कमर जो है थोड़ी ऊपर उठाई जाए। और स्ट्रेटनिंग को हमारे हिसाब से कैसे समझ सकते हैं? ये शैथिल्य समझ लेना है और उसके लिए 14वां जो वीक है वो बेहतर माना जाता है ऑस्ट्रेटनिंग के लिए। तो ये जो शिरोडकर स्टिच एक भारतीय है कि जिनका नाम इससे जुड़ा गया इस प्रकार से, तो इसमें सहायता मिलती है मैकेनिकली। अगर शैथिल्य है योनि मार्ग का और फिर उसके जरिए ये होता है, क्या चेंजेस होंगे बॉडी में इस क्रिया से? चेंजेस तो नहीं होंगे कुछ। एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन बना रहेगा द्वार खुलने में, और द्वार खुलेगा नहीं तो फिर गर्भ टिकने के चांसेस ज्यादा है। सिर्फ जब प्रसूति का समय आ जाएगा तो उस स्टिच को निकाल देना है, ये एक बात ध्यान में रखनी है इस प्रकार से। और ये पर्याप्त समय अगर निकल गया 14 वीक जो है वो, तो फिर ये थोड़ा मुश्किल मामला होता है। और इसलिए लेंथ अगर कम है, वो वेट सहन नहीं कर पाएगी ऐसी स्थिति है, या वीकनेस है उसका, तो फिर या स्ट्राइटनिंग के बारे में विचार कर सकते हैं। मैकेनिकल है तो करने में कोई ज्यादा तकलीफ इस प्रकार की नहीं है। हम शुरू से पद्मकाष्ठ वगैरह इन द्रव्यों का प्रयोग करके अगर उसकी शैथिल्य को दूर कर सकते हैं तो शायद एक बात हो सकती है इस प्रकार से। लेकिन फिर भी अगर आशंका है तो स्ट्राइटनिंग करने में कोई दिक्कत इस प्रकार की नहीं है। तो जो भी इसमें कारण बताए हैं वो सभी टालने हैं, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। उनको टाल के गर्भिणी रक्षा या गर्भ रक्षा करने वाले सभी उपायों के करते हुए और साइकोलॉजिकल बूस्टिंग देते हुए ये बात होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि माँ का रोल इसमें बहुत ज्यादा है। तो अगर ये माँ के घर चली जाती है या माँ उसके घर पे रहने के लिए आ जाती है, तो जो एक भावनिक आधार मिलता है उसका काफी महत्व है, बड़ा महत्व है। सास से अगर अच्छे रिलेशंस है, वो भी माँ जैसी है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर बारे में ये नहीं होता है। माँ से जितना लगाव होता है, जितना विश्वास होता है, प्रेम होता है, वो नहीं होता है। तो फिर बेटर ऑप्शन है कि माँ को बुलाया लिया जाए या ये माँ के घर पे चली जाए तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, आज रुकते हैं और कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।